चलिए हम लोग जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हम लोग ईच एंड एवरी डे 25 क्वेश्चन का सीरीज करते हैं, उसी तरह से फिर आज जो है हम लोग 25 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे जो कि संडे वाली सीरीज है। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कैसे बनाना है तो एकदम धुआं धुआं करके उड़ा देना है क्वेश्चन सभी को। ठीक है, चलिए आइए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, तो जरा ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या है कि एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502 और हर शनिवार को 475 और सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन 340 पर्यटक आते हैं। ठीक है, रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीना में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या ज्ञात करें, यानी आपको एवरेज निकालना है। कितने दिनों का? 30 दिनों का। तो ये बात बतलाइएगा, सिंपल सा कहानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो 30 दिन का महीना है और वह रविवार से शुरू हो तो उस महीने में रविवार कितनी बार आएगा? तो आप कहें कि रविवार 5 बार आएगा, क्योंकि हर 7वें दिन बाद जो होता है वही सेम डे रिपीट करता है। कहने का मतलब यह है कि रविवार फर्स्ट डे को यानी 1 तारीख को रविवार है तो फिर से 7 जोड़ दीजिए यानी 8 तारीख को रविवार होगा, फिर 7 जोड़ दीजिए तो 15 तारीख को रविवार होगा, फिर 7 जोड़ दीजिए तो कितना 22 तारीख को रविवार होगा, फिर 7 जोड़ दीजिए तो 29 तारीख को रविवार होगा। यहां तक बात क्लियर? यानी सभी रविवार को जोड़े तो कितनी बार रविवार आएंगे? 5 बार। तो यहां पर आप समझ गए कि रविवार कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। अगर 1 तारीख से यानी फर्स्ट डे रविवार हो तो 30 दिन में कितनी बार रविवार आएंगे? तो 5 बार आएंगे। अच्छा, शनिवार का भी निकालना है तो शनिवार कितनी बार आएंगे? तो 4 बार आएंगे। खुद से निकाल कर एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है ना, कितनी बार आएंगे? 4 बार। तो अन्य दिन कितनी बार आएंगे? तो टोटल दिन 30 था, तो 30 में से 9 दिन तो हो गया रविवार और शनिवार मिलाकर, तो अन्य दिन कितने कहेंगे? तो इसमें से 9 माइनस कर दीजिए तो यहां से 21 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एवरेज निकालना है तो निकाल लीजिए। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि रविवार का औसतन 502 है, तो आप जानते हैं कि कुल सम निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज गुना नंबर। तो रविवार कितने हैं? तो 5 रविवार है तो 5 से गुना। याद रखेंगे कुल पर्यटकों की संख्या निकालने के लिए कि रविवार में कितने पर्यटक आए, तो 502 गुना 5 कर दीजिए, यानी रविवार का दिन कितना है? 5 है तो 5 से गुना। फिर आगे कहा हर शनिवार का औसतन 475 है, तो जरा देखिए औसत 475 दिया है और शनिवार कितने थे? तो 4 थे, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बोला है कि अन्य दिनों के औसतन 340 है, यानी 340 इंटू कितना हो जाएगा? 21, क्योंकि अन्य दिन कितने थे? तो 21 दिन थे। तो ये टोटल जोड़ लेंगे तो ये क्या आएगा? सभी पर्यटकों की संख्या यानी कुल संख्या आ गया। तो आपको एवरेज निकालना है तो कितने से डिवाइड दे दे? 30 से, क्योंकि 30 दिनों का एवरेज निकालना है। तो यहां से जरा हल करिए तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 और 50 25, यही ना। और ये कितना हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे 5 चौका 20, 7 चौका 28 और 4 चौका 16, 3 19, यही ना। अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 0 और 21 चौका 84 और 21 तिया 63 और कितना 8, कितना हो जाएगा भाई? 63 8 71, यही ना। और डिवाइड बाय 30। अब जरा देखिए इन सभी को जोड़ लीजिए तो ये 0 तो होगा ही, और उसके बाद कितना 4 1 5 होगा, और कितना होगा? तो यहाँ 1 और 9 10, अब 5 15 का 5 होगा, और 7 1 8 2 10 1 11 होगा, और डिवाइड बाय 30 है। तो 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 1155 को काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 385, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाली। ठीक है ना, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। यहां तक पहले क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है
ऐसा क्वेश्चन जो है आपने पिछले सीरीज में भी पढ़ा है, पिछले सीरीज में भी ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत सारा किया है। तो एक बार ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि इतना में, यहां देखिए 6/7 नहीं लिखा, ये 7/6 लिखा है, ठीक है ना। को एक पूर्णांक संख्या बनाने के लिए इसमें कितना घटाना होगा। तो भाई पूर्णांक संख्या बनाने के लिए कितना घटाना होगा ये बतलाना। तो आपको पता है कि पूर्णांक नंबर क्या होता है। जरा देखिए, ये 3 जो है ये पूर्णांक नंबर है, 4 ये पूर्णांक नंबर है, तो बच गया क्या 1/7 अब प्लस 3/7 और यहां से ये क्या कहेंगे 7/6। तो ये जो है फ्रैक्शन वाली नंबर कहलाएगा। कौन सा नंबर? फ्रैक्शन वाली, यानी भिन्न संख्या है। तो इसका हम लोग सम करें तो यहां पर जरा देखिए ये 42 आया है, तो ये तो 6 होगा, 6 7 6 जा और 7 18 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 7 से 7 49, यही ना। तो यहां से अब जरा देखिए कितना हो जाएगा, तो 8 9 17 और 6 23 और 4 1 5 और 2 7 73 अब बटा 42, यही ना हो जाएगा। अब जरा देखिए इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए, तो 42 एक कम 42, अब कितना आएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 8 यानी 31 अब बट्टा में 42, यही है ना। तो यहाँ से अब जरा देखिए एक पूर्णांक 31/42 आ गया, तो ये भी पूर्णांक नंबर है। तो ये जो बचा कितना बचा 31/42। तो आपसे क्वेश्चन है कि इसमें क्या घटाया जाए कि पूर्ण संख्या बन जाए। तो आपको जितना ये भिन्न में बचा रहेगा ना उतना ही आप आंसर कहेंगे, क्योंकि इतना ही अगर माइनस कर दे तो ये पूर्णांक बन जाएगा, इतना ही माइनस कर दे तो पूर्णांक बन जाएगा। आंसर बी हो जाएगा 31/42, ठीक है। तो कभी कभी जो है संडे वाले दिन में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए जो है आप लोगों को विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस वस्तु का अंकित मूल्य बतलाना है कितना है। जरा देखिए, एक दुकानदार एक देती है 32% का छूट, और उसी वस्तु पर दुकानदार देती है 20% और 12% की दो क्रमिक छूट के बाद अगर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 36 रुपया का है, यानी दुकानदार जो है अगर एक वस्तु को 32% के डिस्काउंट पर बेचे या दुकानदार वही वस्तु को 20% और 12% की दो क्रमिक छूट पर बेचे तो विक्रय मूल्य का अंतर 36 रुपया का है। तो जरा देखिए, तो यहां से डिस्काउंट में अंतर कितने का है ये निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। तो यहां से आप कहेंगे कि ये तो 32% है, ये तो एकल छूट है, लेकिन ये दोनों क्रमिक बट्टे का हम लोग छूट का क्या निकालेंगे, समतुल्य बट्टा निकालेंगे। तो 20% और 12% दिया है, तो ये हो जाएगा 20 अब प्लस 12 अब माइनस 20 गुना 12/100। आप जानते हैं सक्सेसिव फार्मूला, तो सक्सेसिव फार्मूले से आप इसे हल कर लेंगे। तो जानते हैं समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं, तो x + y - x गुना y/100, बस इतना ही करते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग जो है ये दोनों समतुल्य बट्टा है उसके बीच का क्रमिक बट्टा है उसका हम लोग समतुल्य बट्टा निकाल लिए। यही अंतर आपको दिया है 36, तो जरा यहाँ से अंतर निकालिए। तो ये देखिए 32 से तो ये 32 कट ही जाएगा, और ये माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आया कितना 20 गुना 12/100, और यही अंतर आपको दे रखा है कितने का 36 का। तो आपको निकालना है उस वस्तु का अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना होता है भाई 100%। तो यहां से 100% निकाल दीजिए। तो ये 36 गुना इससे क्या होगा भाग, तो यानी 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 20 गुना 12 हो जाएगा, और 100% निकालना है तो गुना 100 कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां से जरा देखिए क्वेश्चन कि ये 20 × 100 हो जाएगा और 12 × 36 हो जाएगा, तो 3 गुना 5 गुना 100 कितना आ जाएगा 1500, यानी राइट आंसर आप क्या कहेंगे 1500 कहेंगे 1500। तो यहां से देखिए आंसर कौन सा कहेंगे बी वाली 1500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग।
जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चे जो है बड़ा कंफ्यूज होते हैं। यह कंफ्यूज होते हैं कि किसको ऊपर लिखे किसको नीचे लिखे, उनको यही समझ में नहीं आता है। तो जरा देखिए, बड़ा आसान बात है कि जिससे कंपेयर करते हैं उसे नीचे लिखते हैं। तो क्वेश्चन है कि 18 ग्राम 4.5 केजी का कितना प्रतिशत है। 18 ग्राम जो है 4.5 केजी का कितना प्रतिशत है। तो इस केजी को ग्राम में ही लिखिए क्योंकि यूनिट सेम रखते हैं। तो जरा देखिए 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो इसको हम ग्राम में बदल दिए, ठीक है। और गुना कितना कहें तो इसको प्रतिशत में लिखना है, तो गुना 100% हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बतलाइए, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक और जीरो हो जाएगा ना, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक और जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पर जरा देखिए एक जीरो और हो जाएगा, पॉइंट को हटाएं तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा, ठीक है। तो ये काटिए जरा, तो 9 से 9 दूना 18, 9 पचे 45, तो यानी 2/5 आया। इसको आप क्या कहेंगे 0.4%। डिवाइड दे दीजिए तो 0.4% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। ये वाली क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और इसके अंकों का योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी, ये बतलाना है आपको। तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा कि इसको हम लोग कैसे उड़ाएं। तो क्वेश्चन क्या है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। इसमें जरा देखिए इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। इसमें जरा देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है तो नहीं है। इकाई का अंक दहाई के अच्छा इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक होना चाहिए ना, हम उल्टा ही कर दिए। यहाँ पर जरा देखिए इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 7 है। तो क्वेश्चन है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक होना चाहिए। तो दहाई का अंक तो 7 है, तो 7 से 4 अधिक करेंगे तो होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, तो ये है, तो ये वाला तो है। इस वाले को भी चेक करिए, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है तो नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 4 है 6 है। अगर 4 अधिक करेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, जो कि अंक में ही शामिल नहीं होगा। तो केवल आंसर कौन सा हो जाएगा 37। केवल इतना ही देखना था। तो आंसर आप क्या कहेंगे 37। एक ही सेटिस्फाइड किया ना, अगर 2 सेटिस्फाइड कर जाता तो हम जो है सेकेंड वाले से भी करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। क्या है कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपया का निवेश किया, जिसमें से कुछ राशि उसने 10% और शेष राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश की। और 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल ब्याज 11,640 रुपया प्राप्त हुए। तो निवेश के प्रथम और द्वितीय भागों की राशि कितनी है, ये निकालना है। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन में कि आप चाहे तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि 50,000 रुपया निवेश किया। कितना निवेश किया 50,000। अगर ये 50,000 रुपया की राशि को पूरे राशि को 10% के ही ब्याज दर से निवेश किया जाए तो ब्याज कितना आ जाएगा। तो 10% की दर से निवेश किया जाए तो 2 साल में ब्याज कितने आ जाएंगे। तो आप कहेंगे कि ये 2 शून्य कट गया और ये कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 यानी 10,000 आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको कुल ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ है 11,640 रुपया प्राप्त हुआ है। तो जरा देखिए यहाँ से ये 0 हो जाएगा और ये माइनस कर दीजिए, 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। तो आप कहेंगे कि इतना
कम ब्याज प्राप्त हुआ है। इतना क्या हुआ है भाई? कम ब्याज प्राप्त हुआ है। तो कोई आपसे पूछे कि 1640 रुपया कम ब्याज क्यों प्राप्त हुआ है, तो आप यही जवाब देंगे कि संपूर्ण राशि को 10% के ब्याज दर पर लगाए हैं, इस कारण से 1640 रुपया कम ब्याज मिले हैं। लेकिन कुछ राशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करना था और संपूर्ण राशि को 10% के ही दर पर आप निवेश कर दिए। इसका मतलब यह है कि 12% की दर पर जो राशि निवेश करना था उसे भी आप 10% की दर पर किए हैं। तो इसका मतलब 12% वाले का आपने कितना प्रतिशत कम लिया? तो 2% कम लिया है। और कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। तो 2% के हिसाब से 2 साल में कितना कम हो जाएगा? तो 4%। यही 4% ही दिया है 1640। तो आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो ये 100% क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 1640 बटा 4 गुना 100 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड दे दीजिए तो ये आ जाएगा 4 चौका 16, 4 एक कम 4 और 0, यानी 41,000 रुपया। तो ये जरा देखिए, सेकेंड भाग आपको निकल गया 41,000, तो फर्स्ट भाग कितना हो जाएगा? 9,000। सेकेंड भाग आपका निकल गया 41,000, तो फर्स्ट भाग कितना हो जाएगा? 9,000। क्लियर है? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये है, जरा देखिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाती है। तो दोनों संख्या के बीच कितना अंतर है, ये आपको बतलाना है, ये आपको बतलाना है। तो जरा ध्यान से समझिए, बड़ी आसान क्वेश्चन है ये जी। ये दो संख्या का अनुपात दे रखा है 5:8 और क्वेश्चन में है कि पहली संख्या में 15 घटाई जाती है, दूसरी संख्या में 18 जोड़ी जाती है, तो अनुपात हो जाती है 1:3। तो यहां से समझिएगा, पहली संख्या में 15 घटाई जाती है तो यहाँ -15 लिख दीजिए, और दूसरी संख्या में 18 जोड़ी जाती है तो यहाँ +18 लिख दीजिए। और अब आपको पता है कि क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना। तो 5 गुना 3 कितना आएगा? 15, और 8 गुना 1 कितना आएगा? 8। अब हम लोग इसका अंतर लिखते हैं जी, अंतर। तो कितने का अंतर है? 7 का। वही काम हम लोग नीचे भी करते हैं। तो जरा देखिए, 3 गुना 15 करिए तो -45, यानी क्रॉस गुना ही करेंगे, है ना। 18 एक कम कितना हो जाएगा? 18। अब हम लोग इसका भी डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जरा देखिए, डिफरेंस कितने का है? 7 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 7 का। लेकिन यहाँ पर जरा देखिए, डिफरेंस कितने का हो जाएगा? तो बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं, तो 18 में से माइनस करेंगे -45, तो ये कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63, है ना। तो यहाँ 7 बराबर क्या कहेंगे? 63 कहेंगे, है ना। तो यहां से जरा देखिए, 1 बराबर निकाल लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? 63/7, यानी कितना? 9। तो आपसे पूछा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो यहाँ देखिए, दोनों संख्या के बीच में अंतर कितना है? तो 8 में से 5 गए, यानी 3 का अंतर कहेंगे। तो 1 का मान 9 आया है, तो 3 का मान कितना आ जाएगा? 27, यानी 9 गुना 3 कहेंगे कि 27 हो जाएगा। यानी राइट आंसर आप कितना कहेंगे? 27 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, जो कि बड़ी ही लाजवाब क्वेश्चन है और सरलीकरण के क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाते हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, पहले आपको पता है कि इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखिए, इसमें पहले का प्रयोग होगा तब भाग का होगा, इसमें भी पहले का प्रयोग होगा तब भाग का होगा। तो चलिए यहाँ का क्रिया करिए, यानी ऑफ का, तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि ये 4/15 है और ये 2 होल 1/2 है, यानी 5/2 है। तो इसका अगर हल करें तो यहां से जरा देखिए, ये 4/15 और इंटू कितना हो जाएगा? 5/2।
तो इसे हल करिएगा तो 2 2 जा ये 4 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो यहां से निकल कर आएगा रिजल्ट 2/3। अब जरा देखिए, अब भाग का क्रिया करिएगा तो यहाँ पर क्या लिखा है 3/4 और डिवाइड कितना से देना है तो 2/3 से, 2/3 से, तो भाग गुना में बदल जाएगा तो क्या लिखेंगे 3/2। तो ये हो गया 9/8, तो 9/8 आ गया। अब जरा समझिएगा, उसी तरह से इधर वाले का भी हल कर लीजिए, पहले का फिर से भाग का। तो यहाँ पर देखिए 6 पर रेकरिंग लगाया है, क्या लगाया है जी रेकरिंग। तो रेकरिंग वाले प्रश्न करना जानते हैं तो पहले क्या करें 726 लिखेंगे, जो नंबर दिया रहेगा 100 और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं रहता है ना उसे माइनस करते हैं। तो यहाँ से 72 माइनस कर दीजिए और अपॉन जिस अंक पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 लिखते हैं और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0 लिखते हैं। तो ये 900 आ गया। अब देखिए जरा 726 में से 72 को माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा और ये देखिए 11 में से 7 जाएगा तो ये भी 4 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6, यानी 644 बट्टा में 900 आ जाएगा। तो यानी इसका का ऑफ लिखा है ऑफ 0.9 तो गुना कर दीजिए 0.9 से। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 0.9 है तो इसे आप लिख सकते हैं 9/10, तो 9/10 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 9 से 900 को काटेंगे तो 100 हो जाएगा। अब काटना चाहे तो और काट कर इसे छोटा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसे और हल कर लेते हैं। जरा देखिए, अच्छा ये जो है आपका ये वाली थोड़ा सा यहाँ पर माइनस करना ये गलत है। जरा देखिए, ये जो आता क्या आता 12 में से 7 जाएगा तो ये 5 आता, यानी 4 5 और ये 6 हो जाता, ठीक है ना। और बटा में कितना था 900। तो यहाँ से अगर डिवाइड दे तो ये कितना आ जाएगी 100 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब जरा देखिए, अब इसे काट दीजिए तो यहाँ 2 से तो कट ही रहा, 4 से भी कट जाएगा क्या, नहीं, केवल 2 से कटेगा। तो ये 2 पचे 10 और 2 से इसे काट दीजिए तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। तो ये आ गया 327 अब बट्टा में 500, यानी आपको इसका रिजल्ट निकल गया। अब इसे डिवाइड देना है कितना से 1.09 से, यानी 109/100 से डिवाइड देना है, यानी पॉइंट हटाते तो बट्टा में 100 होता। तो जानते हैं कि भाग किस में बदल जाता है, गुना में। तो ऊपर में 100 हो जाएगा और नीचे में 109 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि 109 से तो ये 3 बार में गया और ये 2 शून्य से 2 शून्य गया तो ये आ जाएगा 1/5, यानी आपको इधर का यहाँ तक का रिजल्ट पता चल गया 1/5। तो 1/5 अब माइनस, अब जरा देखिए माइनस इधर वाले का हल निकाल के लाए थे कितना 9/8, अब इसी को माइनस कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम 40 और ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आएगा 45। तो बतलाइए 45 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 37। तो -37 बटा में 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गलती कहाँ हो गया, अच्छा यहाँ पर 3/5 था, ये जो आता क्या आता 3/5 आता, ये देख रहे हैं ना 3 एकम 3, तो 3/5 आता, इसको 3 बनाइए। 3 बनाने पर ये हो कितना जाएगा, तो 8 3 24 हो जाएगा 24। तो 24 में से 45 माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा कितना 21। तो माइनस का 21 बट्टा में 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपकी अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार बाग की परिधि 253 मीटर है, तो 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल करवाने की लागत क्या है, ठीक है।
तो परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है जी 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होते हैं 2 पाई आर। तो यहाँ वृत्ताकार भाग है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर, यानी यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, है ना। तो ये 253 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए जरा, तो 11 से 11 दूना 22 और 11 से ये कितना आ जाएगा 11 दूना 22 और 11 तिया 33। यहाँ से जो त्रिज्या कहेंगे तो कितना कहेंगे त्रिज्या, तो 23 गुना 7, अब बाई कितना 4, ये 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन यह है कि 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसे समतल करवाना है। तो ये वृत्ताकार पार्क है या खेत है, उसको समतल करवाना है। तो हम लोग समतल कहाँ करेंगे, उसके क्षेत्रफल पर ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो जरा निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब इसे 2 बार लिखना है आपको। 23/7, 23 गुना 7/4 गुना 23 गुना 7/4, यही ना। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर जो समतल कराने का खर्च है प्रति मीटर स्क्वायर 8 रुपया है। तो 8 से गुना कर दीजिए तो आ गया आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब इसी को हल कर लीजिए। तो आप कहेंगे कि ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 4 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा और ये 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आपस में गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इकाई अंक को ही देखकर यूनिट का प्रयोग करिए। देखिए 11 गुना 23 गुना 23 गुना 7 आया है। तो यूनिट डिजिट का प्रयोग करके हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है ना। तो ये 7 है, ये 3 है, ये 3 है, 1 है। तो यूनिट डिजिट को गुना करिए तो 7 त्रिका 21 यानी 1, 1 गुना 3 यानी 3, 3 गुना 1 यानी 3। यानी समझ रहे हैं कि यूनिट डिजिट पर 3 आ रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 40,733। यानी इसे गुना करके टाइम बर्बाद नहीं करना है, यही आएगा ही गुना करके। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िए। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत सारा पढ़ा है लसा में। क्वेश्चन है कि x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 397, 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेष फल प्राप्त होते हैं। तो 3x + 4 का मान कितना होगा। तो यहां पर जरा देखिए, x वह सबसे बड़ी संख्या है। कैसी संख्या है, तो बड़ी संख्या है जिससे 397, 435 और 541 को भाग देने पर। तो जरा देखिए दिए गए नंबर को भाग देने पर, तो जो नंबर को भाग देता है ना उसे हम लोग HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF। यानी ऐसे भी जानते हैं कि जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है इसका मतलब HCF निकालना है। तो यहाँ 435 और 541। तो यहां से जरा देखिए HCF कितना आ जाएगा। तो HCF निकालने आप सभी को आता है ना। तो यहां से आप सिंपल सा देख रहे हैं कि सबका सब नंबर 17 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 17 से। यहां पर जरा देखिए 17 दूना 34, 6 और 397 है, 5 और 7 आएगा तो ये कट जाएगा 17 से। ये भी 17 से डिविजिबल है, ये भी 17 से डिविजिबल है। अगर इन तीनों नंबर का अगर आप HCF निकालते हैं तो आपको 70 आएगा। यही वह बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या को क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो आपको निकालना है 3x + 4 का मान, 3x + 4। तो यहाँ पर जरा देखिए 3 × x का मान 70 है +4, तो ये कितना हो जाएगा 55। कितना, 55। यानी 51 + 4 55 हो जाएगा। तो यानी करेक्ट आंसर आपका 55 होगा, यानी बी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है आपका, जरा क्वेश्चन बड़ी मजेदार है, जरा अच्छे से एक बार पढ़िए। क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है।
तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो जरा सिंपल सा बात देखिए, ए की आय क्या कहा है कि बी की आय से 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। अधिक कितना है तो 1 अधिक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 6:5। यहां से आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ए का 120 है तो बी का 100 है, इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6/5। लेकिन इस सब बात को अगर डायरेक्ट करते हैं तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा है, सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है, तो यहां से आप सी की आय निकाल ही ले। किसकी आय, सी की आय। क्या कहा है, ए और बी की कुल आय से 55% कम है, तो ए और बी का कुल आय निकालिए, तो 6 5 कितना 11। 55% कम है यानी है कितना, तो 45% है, यानी 45/100 है। अब गुना कर दीजिए तो 495 आएगा, 100 से डिवाइड दे दीजिए यानी 2 अंक बाद बिंदिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो चलिए अब आगे जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक बात है। ये 495 आया तो पूछा है क्वेश्चन सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखिए सी की आय 4.95 है और ए की आय 6 है, तो ये कितना कम है, तो 1.05 कम है। ये 6 है, ये 4.95 है, यानी कितना कम है, तो 1.05। और किससे कम है, तो 6 से कम है। और प्रतिशत निकालना है तो जानते हैं कि गुना 100% लिखेंगे। अब ये 100 से ये बिंदिया कट जाएगा क्योंकि यहाँ 2 अंक बाद बिंदिया था, है ना। अब इसको काट लीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 से ही डायरेक्ट डिवाइड दीजिए 105 में, तो कितना आ जाएगा 6 1 कम 6, 4 और 5 आ जाएगा तो 45, यानी 6 7 42 हो जाएगा, यानी 17.5 कहेंगे, 17.5 कहेंगे, यानी 17.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार किया है, टाइम एंड वर्क पढ़ा है आप लोगों ने। क्वेश्चन क्या है कि ए एक निश्चित काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और वे साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ से जरा देखिए, ए कितने दिन में, 18 दिन में, और बी कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से इनका एलसीएम ले लीजिए तो 90 आएगा, ये काम हो गया। तो ये कितना आया 5, ये कितना आया 3, है ना। अब आगे क्या कहा है, वे एक साथ मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं और शेष काम को अकेला सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बोला है कि वे एक साथ मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी मिलकर जरा देखिए एक दिन में कितने काम करेंगे, तो 5 + 3 कितना कहेंगे, 8 कहेंगे। यानी एक दिन में 8 काम करेंगे तो 9 दिन में 72 काम करेंगे। पूरा काम 90 था, 90 में से 72 काम कर लिए तो काम कितना बचा, तो आप कहेंगे 18 काम बचा, है ना। अब जरा समझिएगा, तो क्वेश्चन यह है कि शेष काम को सी अकेले द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो यानी इसका मतलब शेष काम तो 18 आया और यह शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करता है, 4 दिन में। यानी सी जो है 4 दिन में 18 काम करता है। तो अगर मैं पूछूं कि एक दिन में कितना काम करता है, तो 18/4 यानी 9/2 काम करता है, यही ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या है कि बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। कौन कौन मिलकर, बी और सी। तो यहाँ बी का एक दिन का काम पता है 3 है और सी का एक दिन का काम पता है 9/2 है। तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कर लेंगे, जोड़ लीजिए इसे, 3 + 9/2। तो ये कितना कहेंगे, 3 दूना 6 यानी 15/2 काम करेंगे। तो एक दिन में 15/2 काम करते हैं बी और सी मिलकर। तो क्वेश्चन है पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे,
तो पूरा काम 90 था, और एक दिन में कितना करते हैं 15/2, तो नीचे वाला 2 कहाँ गया ऊपर, 15 छक्का 90। आंसर कितना कहेंगे 12 दिन में। कितने दिन में भाई 12 दिन में, यानी 12 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही शानदार प्रश्न था, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरा छपा ही मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। इसमें अधिक लोग फंस जाते हैं। जरा देखिए फंसने का कारण क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, जरा पढ़िए साफ साफ, कि एक व्यवसायी 40 दर्जन केले 60 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है। वह उनका 4/3 भाग, नहीं यहाँ 4/3 नहीं होगा, 3/4 होगा, 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है, तब तक 2 दर्जन केला सड़ जाता है। अब भाई केला है वो तो कच्चा सामान है, वो आज ना कल सड़ ही जाएगा, है ना। तो बोला है कि यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं कि जब 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं तो बचे हुए केले को वह 5% की हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो जरा ध्यान से समझिए, यहां से सीपी निकालिए कि 40 दर्जन केले का सीपी कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहां पर 1 दर्जन का 60 रुपया दिया है, तो 40 दर्जन का हो जाएगा 40 गुना 60 यानी 2400 रुपया हो जाएगा, यही ना जी। तो ये सीपी निकल गया। अब कहा है कि इसे बेचता है 3/4 को 25% के लाभ पर। अच्छा ये बतलाइए, हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, लेकिन ये बतलाइए आप कि यहाँ पर केले का भाव क्या था, यानी सीपी क्या था 60 रुपए प्रति दर्जन। तो इसे कैसे बेचा है 25% के लाभ पर बेचा है। तो यहाँ बतलाइए 60 रुपया सीपी है प्रति दर्जन, तो इसे 25% के लाभ पर बेचे, यानी 1 दर्जन को 25% के लाभ पर बेचे तो सेलिंग प्राइस आपका ये हो जाएगा, यानी 125/100। लेकिन बेचे कितना है 3/4 भाग, तो 40 का भाई 3/4 निकाल लो तो कितना आ जाएगा 30 kg आ जाएगा, 30 दर्जन आ जाएगा। 40 का अगर 3/4 निकालते हैं तो कितना आएगा 30, यानी 30 दर्जन बेचता है। ये तो 1 दर्जन का आया है ना, तो यहां से 30 दर्जन का निकालो सेलिंग प्राइस, तो गुना 30 हो जाएगा। अब 2 दर्जन केला सड़ गया, 2 दर्जन केला सड़ गया, तो यानी कहने का मतलब वो बिकेगा थोड़ी है, वो तो नष्ट हो गया। यानी अब कितना बचे हुए केले हैं, तो आप कहेंगे 30 दर्जन बेच दिए, 2 दर्जन सड़ गया, तो यानी 32 दर्जन हो गए, 8 दर्जन और बचे हैं शेष केला, और शेष केला को वह 5% हानि पर बेचता है। तो यहीं पर हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो यहां से जरा देखिए, यहां से कॉस्ट प्राइस तो यहां पता ही है कि 60 रुपए प्रति दर्जन है, इसे 5% हानि पर बेचेंगे तो 95% हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्रति दर्जन का। तो यहां से कैसे बेचे हैं 8 दर्जन केला बेचे हैं तो गुना 8, तो यहां से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो गुना कर दीजिए, 2 0 से यहां से 2 0 कर जाएगा। अब इसे गुना करिए तो ये कितना हो जाएगा 6 गुना 3 18 हो जाएगा, और 18 पचे 90 होता है, 18 दूना 36 होता है, और 18 एक कम 18 होता है, तो 2250 आ जाएगा, है ना। और प्लस यहां पर जरा देखिए काट लीजिए, 20 तिया 60 और 20 पचे 100, अब 5 से ये कितनी बार में 19 बार में। अब इसे जरा गुना करिए तो 3 गुना 8 कितना होता है 24 होता है, तो 24 से 19 में गुना करना है। जरा देखिए 24 में कितना से गुना 19 से, तो 19 चौका 76 यानी 6 आ जाएगा, और 19 दूना 38 और 7 कितना 45 होता है, तो यहाँ 45 हो जाएगा। तो यहाँ से जरा जोड़ लीजिए इसे, तो क्या निकल जाएगा कुल सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से जोड़िए कितना आएगा 6 और 5 5 10 और 4 2 6 और 2 यानी 2706 रुपया आपका सेलिंग प्राइस आ गया। और कॉस्ट प्राइस 2400 था, सेलिंग प्राइस 2706 आया, तो लाभ ही हुआ ना। तो कितने का लाभ हुआ ये बतलाइएगा जरा ध्यान से। आप कहेंगे 306 का लाभ है, कितने पर 2400 पर, गुना 100% कर दीजिए। यहाँ से जरा देखिए
यहां से जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये जो है 6 से कट रहा है तो काट लीजिए। पहले 6 से ऊपर वाले को डिवाइड देंगे तो 6 पचे 30 आ जाएगा और 6 कम 6 आ जाएगा, और नीचे 6 से डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 51/4 आया, तो यहाँ डिवाइड देंगे तो 12 चौक 48 है ना। अब कितना आ रहा है, 3 0, तो यहाँ 12 दूना 24 यानी 12 पॉइंट समथिंग वाला ही आपका आंसर होने वाला है। तो आंसर क्या कहेंगे, 12.5, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5%, यानी राइट आंसर आप डी कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करिए। ये है आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। तो यहाँ सिंपल सा नंबर दिया है 6/11 और दिया है 13/18 और दिया है 15/22 और दिया है 19/36 और दिया है 25/33। अब जरा निकालिए इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप जानते हैं कि जिसका अंतर कम रहता है वो सबसे बड़ा भिन्न कहलाता है, जिसका अंतर कम रहता है वो सबसे बड़ा भिन्न कहलाता है, जिसका अंतर ज़्यादा रहता है वो छोटा भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर जरा देखिए कितने का अंतर है, 5 का, यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का, यहाँ पर कितने का अंतर है, 7 का, और यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 17 का, है ना। और यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर है 8 का। तो यहाँ आपको बतलाएं कि जो सबसे छोटा भिन्न हो, सॉरी सबसे कम अंतर होता है वही सबसे बड़ा भिन्न होता है। तो यहाँ पर जरा देखिए सबसे कम अंतर तो 5 वाला ही है, लेकिन 5 वाला पर 2 जो है 5 और यहाँ भी 5 है, दोनों जगहों पर अंतर सेम है। तो आप जरा देखिए, जानते हैं कि जब अंतर सेम रहे तो जिसके ऊपर बड़ा होता है वह बड़ा होता है। तो ये 6 है, ये 13 है, तो आप बड़ा भिन्न इसे कहेंगे 13/18 को, यानी राइट आंसर क्या कहेंगे, डी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल करिए। ये है आपका क्वेश्चन, जरा देखिए। क्वेश्चन है कि 16,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में कितना का अंतर होगा, ये बतलाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा देखिए। ये 16,000 रुपया है, इस पर 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बतलाना है। क्या समझिएगा। तो 5% का वार्षिक दर है, तो यानी ब्याज का दर आपको पता है कि 5% है। तो यहाँ 16,000 का 5% निकाल दीजिए तो आप कितना कहेंगे, 16,000 का 5% यानी 800 रुपया, है ना। यानी 2 जीरो कर जाएगा, गुना कर दीजिए। यहाँ भी कितना आएगा 800, यहाँ भी कितना आएगा 800, है ना। लेकिन सेकेंड ईयर जो होता है, जितना फर्स्ट ईयर ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है। तो 800 का 5% कितना आएगा, तो 40 आएगा। अब लेकिन थर्ड ईयर जो है, फर्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर ब्याज मिला है उस पर थर्ड ईयर ब्याज लगता है, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए 800 800 1600, ये 40 हो गया, यानी 1640 पर कितना ब्याज लगेगा, यानी 5%। तो यहाँ से निकाल लीजिए 5%, 1 जीरो कटा, 5 दूना 10 और 2 से इसे काट दीजिए तो 82, यानी 82 रुपया आएगा। और पता है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो मात्र इसी को जोड़कर कहते हैं कि इसे जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 122, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 122 रुपया का अंतर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा बात समझिएगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ी ही मस्त है, जरा पढ़िए, जरा पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 100 लेता है तो अंकित मूल्य कितना लेता है, मार्क प्राइस कितना लेता है, 32% अधिक यानी 132 लेता है। यही ना मतलब। अब कहा है
कि वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है और 1/5 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% छूट पर देते हुए बेचता है और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% छूट देते हुए बेचता है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत निकालिए। तो यहाँ सिंपल सा बात है, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालिए। अगर मैं बोलूं कि कुल वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता, कुल वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता यानी कितने में बेचता, 132 में, लेकिन वह कुल वस्तुओं को अंकित मूल्य पर नहीं बेचा है, उसके 3/5 पर बेचा है। तो यहाँ पर जरा देखिए, इसका 3/5 निकाल दीजिए, यानी इतना ही वस्तु है ना, इतना ही जिसका यानी मार्क प्राइस इतना है, उतना ही वस्तु बेचा है अंकित मूल्य पर। अब आगे क्या कहा है कि 1/5 वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचता। अगर भाई ठीक है, अगर पूरे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता यानी कितना पर बेचता है, 132, लेकिन वह 1/5 का ही बात कर रहा है, तो यहाँ से 1/5 ऐसे बेचा 20% डिस्काउंट पर, यानी सेलिंग प्राइस 80/100 हो जाएगा। अब प्लस, अब जरा देखिए, शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देते हुए बेचता है, तो यहाँ पर पहले जोड़ लीजिए, तो 3/5 अब प्लस 1/5 इतना वह बेच डाला है, यानी 4/5 बेच डाला है, यानी डिस्काउंट कितना, सॉरी बेचना कितना है, तो 5 में से 4 बेच डाला, यानी 1/5 बेचना है। यानी पूरे का अंकित मूल्य 132 रुपया है, तो 1/5 भाग का अंकित मूल्य कितना होगा, तो 132 गुना 1/5, लेकिन इसे 40% की छूट पर बेचता है, यानी 60% में बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ गए। अब इसे डिवाइड दे दीजिए, तो आप कहेंगे कि ये तो बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो सब में से 132 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 3/5, और ये कितना आ जाएगा, काट दीजिए 5 से, ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 4 होगा, 4 से इसे काटेंगे तो 25 होगा, तो यहाँ से 4/25 आएगा। यहाँ से जरा देखिए, 5 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 से 25, आप अपने अनुसार से काटिए, तो 3/25 आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम अगर लेते हैं, एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 25, तो ये 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 4, और ये कितना आएगा, 3। तो यहाँ से जरा हल करिए, तो 132 गुना 22 हो जाएगा, कितना, 132 गुना 22 अब बट्टा में 25 आ जाएगा। अब इसे आपको हल करना है, तो कैसे हल करिएगा, या तो गुना करके भाग दे दीजिए 25 से, या आप गुना करके 8 से गुना करके यहाँ पर 8 बनाने के लिए नीचे 4 लाना होगा, तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ समझिए कि 132 गुना मैं पहले 11 किया, तो ये कितना आ जाएगा, 2, 5, और ये 4 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। अब इसमें मैंने 8 से गुना कर दिया, क्यों, क्योंकि नीचे अगर 100 बनाना है तो ऊपर नीचे 4 चाहिए। अभी मैंने केवल किससे गुना किया है, 11 से, अभी यहाँ से 2 है, तो 2 गुना 8 करेंगे, सॉरी, तो 2 गुना 4 तो 8 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, और 8 पचे 40, और 8 चौका 32, ठीक है, और 8 एक कम 8, तो यानी 116.16 116 और 16 आ जाएगा, है ना। लेकिन 100 से भाग देना, यानी 2 अंक बाद बिंदिया हो जाएगा, है ना। तो सीपी कितना था, 100 था, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 116.16 आ गया, तो यानी लाभ कहेंगे कितने का, तो आप कहेंगे 16.16 का, 16.16% का लाभ हो जाएगा। बिल्कुल भाई सोनू मौर्य सर, 2 सेट डेली कराइए, 2 सेट ही चल रहा है भाई, आप लोगों का रीजनिंग वाला भी 1 सेट स्टार्ट होगा कल से, ठीक है ना, तो उसके लिए बेफिक्र रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है, यदि 20% छात्रों का औसत अंक 51 है, 25% छात्रों का औसत अंक 31 रहा हो, तो शेष छात्रों के औसत के अंक 1 अंक तक शुद्ध दशमलव में क्या होगा, ये बतलाना है। तो जरा देखिए,
क्वेश्चन है कि 20% छात्रों का औसत अंक 91 है। 20% जितना छात्र है उसका औसत अंक 91 है और 25% जो छात्र है उसका औसत अंक कितना है? 25% जो छात्र है उसका औसत अंक 31 रहा है। तो शेष कितने बचे ये आप देख लीजिए। तो 20 25 कितना हुआ? 45। तो शेष कितना कहेंगे? 55%। इनके औसत अंक आपको निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखिए, सिंपल सा कहानी कि इतना बड़ा गुना न करना पड़े इसलिए इसको सरलतम कर लीजिए। यानी 5 से कट रहा है तो 5 से काट दीजिए। 5 चौका 20, 50 25 और 5 से 11। ठीक है, तो यहाँ से जरा देखिए, अब टोटल स्टूडेंट 100% नहीं कहेंगे। अब इसे जोड़ लीजिए, कितना आया? 20। और ये 20 स्टूडेंट का यानी पूरे स्टूडेंट का औसत दे रखा है 64, है ना। यहां तक अब सिंपल सा कहानी समझिए कि 4 का एवरेज जो है 91 है, तो सम कितना होगा? तो एवरेज गुना नंबर, तो 4 1 कम 4 यानी 364। और इनका एवरेज कितना आ जाएगा? तो यानी 155 आ जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए तो 5 4 9 और 6 5 11 यानी 519 आ जाएगा, है ना। लेकिन टोटल कितना चाहिए था हमें? तो आप कहेंगे कि 1280 चाहिए था, लेकिन अभी तक कितना प्राप्त हुआ? तो 519 प्राप्त हुआ। इसे माइनस कर दीजिए तो ये कितना आएगा? 1, और ये कितना आएगा? 6, और ये कितना आएगा? 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा, है ना, यानी 761 आएगा। अब बात है कि ये कितने पर चाहिए? कितने स्टूडेंट पर? 11 से भाग। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ एवरेज x है, 11 गुना x बराबर कितना चाहिए? तो 761। तो यहाँ 11 से भाग ही तो देना है, तो डायरेक्ट भाग दीजिए। तो 11 से लगाएंगे तो 11 छक 66 हो जाएगा। अब 10 पर 1, 11 9 99 हो जाएगा। तो 69.2 वाली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर डी कहेंगे, 69.2%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये है आपका, ऐसा क्वेश्चन आपने पिछले सेट में भी बहुत सारा किया है। तो जरा देखिए, सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है। तो जरा देखिए, हम बर्तन का भार x kg मान रहे हैं और बर्तन में जितना जल आएगा उसका कुल भार y kg मान रहे हैं। तो यहां से जरा देखिए, बर्तन का भार और जल का भार मिलाकर कितना केजी है? 16.5 kg। अब क्वेश्चन है, जब बर्तन 1/4 भरा है तो उसका वजन 5.5 kg है। तो यहाँ सिंपल सा कहानी समझना है कि बर्तन कितना भरा है? 1/4। तो बर्तन का तो कुल भार होगा, लेकिन जल का भार कितना होगा? तो जितना है उसका 1/4। और इतना इज इक्वल टू कितना दिया है? 5.5 दिया है, 5.25 है। ठीक है, अब यहां से जरा देखिए, अगर हम लोग इसमें दोनों तरफ 4 से गुना कर दे तो कितना प्राप्त होगा? इक्वेशन जितना ये फ्रैक्शन में रहेगा उतना ही से गुना करेंगे, क्योंकि ये कट जाए। ठीक है ना, तो ये 4x हो जाएगा और ये कितना होगा? y, और 4 से इसे गुना कर दीजिएगा तो 21 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? तो यहां पर जरा समझ में देखिए, समझिए यहां पर। अब इसको हम लोग माइनस कर देना तो यहां से देखिए, ये 3 बर्तन का भार आ जाएगा और ये जल का भार तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 4x में से x गया तो यानी -3x, तो यहाँ भी माइनस में आएगा। तो 21 में से 16.5 गया तो यहाँ से कहेंगे 4.5, है ना। तो ये कितने बर्तन का भार है? 3 बर्तन का। तो 1 बर्तन का निकालना है तो 3 से भाग, तो आंसर 1.5 kg का कहेंगे बर्तन था। 21 जो है स्कूल से लाए हैं, स्कूल वाले से। ठीक है, स्कूल में जो पढ़ते थे ना वहीं से 21 लाए हैं। 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 4 से ये 4x होगा। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कटा तो ये y हुआ, और 4 से यहाँ गुना करेंगे तो 5.25 में, तो 5 चौका 20 और 25 चौका 100 यानी 1, यानी टोटल हो गया 21। ठीक है, तो ये स्कूल में ऐसा पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा?
तो ये बड़ा आसान है। अन्य पाइप पूरे पाइप 18 घंटा में खाली कर सकता है। याद रखिएगा कि ये भरने वाला पाइप है, ये खाली करने वाला है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आया 36, तो 12 तिया 36, 18 दूना 36। तो यहाँ से ये 1 घंटे में 3 भरता है और ये 1 घंटे में 2 खाली करता है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना रिजल्ट देगा, तो 1 लीटर भरेगा। तो 36/1 कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ आंसर होगा बी, यानी बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका आपको निकालना है वर्गमूल। तो इसका सिंपल सा बात है कि इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले पूर्णांक तोड़ना होगा। तो पूर्णांक निकालने पर कितना आएगा, ये 441/4। अब 441 का वर्गमूल 21 और 4 का वर्गमूल 2, डिवाइड दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 10.5। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लेगी। अच्छा, रेलगाड़ी एक खंभे को पार किया तो दूरी क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो यानी कहने का मतलब है रेलगाड़ी अपनी लंबाई को तय करने में 24 सेकंड लेती है, यही ना। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि 240 मीटर की लंबाई तय करने में 24 सेकंड लेती है। तो आपसे क्वेश्चन है, यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी क्या कहते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी दोनों की लंबाई को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए दोनों की लंबाई, तो ये 0 आ गया, ये 9 आ गया और ये 8 आ गया, यानी 890। ठीक है ना। तो 890 दूरी तय करने में कितना समय लेगी, आपसे यही पूछा है। तो निकाल दीजिए, तो ये 24/240 और गुना कितना हो जाएगा 890। ठीक है ना। तो यहां से जरा देखिए, ये तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा, तो आंसर सीधा आपको दिख रहा है 89 सेकेंड। कितना सेकेंड लेगा, 89 सेकेंड लेगा, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, जरा देखिए क्वेश्चन है कि 2 बेलन का व्यास 3:2 है तथा उनके आयतन बराबर है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात बतलाइए। अच्छा, ये बात बतलाइए कि व्यास का अनुपात 3:2 है, तो त्रिज्या का भी रेशियो कितना कहेंगे, 3:2। जिसका यूनिट सेम होता है उसका रेशियो भी सेम होता है। तो यहाँ पर व्यास का भी अगर यूनिट पूछे तो सेंटीमीटर या मीटर कहिएगा, रेडियस का भी यही कहिएगा, है ना। इस कारण से जो व्यास का रेशियो है वही रेशियो रेडियस का होगा। अब बोला उनके आयतन बराबर है, किन के, बेलन के। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो πr², तो यहाँ से r देखिए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू h, यानी ऊंचाई अलग अलग है भाई। तो यहाँ h1 लिखिए। तो फिर से बेलन का आयतन πr², तो r कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू h, तो h कितना, यहाँ h2 लिखिएगा। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात चाहिए और दोनों आयतन क्या कहा है, बराबर है। तो बराबर कर दिए तो पाई से पाई कट जाएगा और ऊंचाई का रेशियो आ जाएगा कितना, उल्टा हो जाएगा, तो 4:9। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4:9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करिए। यह आपका नेक्स्ट सवाल कि ये किससे डिविजिबल है ये बतलाना है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। जरा देखिए, यहाँ पावर में 5 है, यानी क्वेश्चन ऐसे है 2x के पावर 5 माइनस 32x, इसका बतलाना है आपको। ठीक है ना। तो जरा देखिए, सबसे पहला बात आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आपको 2x कॉमन आता है, यहाँ से कितना कॉमन, 2x। तो ये हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 16। अच्छा, आप सिंपल सा बात बतलाइएगा, हम थोड़ा स्टेप बढ़ा ही देते हैं। इस पावर 4 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर 2 के पावर 2 और इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो a² माइनस b² जानते हैं क्या होता है,
तो एक बार इसे माइनस करते हैं और एक बार इसे प्लस करते हैं। अब कोई भी नंबर जो होता है ना, कोई भी नंबर अपने फैक्टर से जरूर डिविजिबल होता है। किससे डिविजिबल होता है? फैक्टर से। तो यहाँ पर देखिए इसका फैक्टर ये सभी आया, इन सभी में से कौन सा ऑप्शन दिया है? तो जरा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कोई भी नंबर अपने फैक्टर से जरूर का जरूर डिविजिबल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है आपका क्वेश्चन है कि 35 फीट और 50 फीट के दो खंभे के बीच की दूरी 20 फीट है। ये मान लीजिए कि 35 फीट का खंभा है, कितने फीट का? 35 फीट का, और ये खंभा जो है 50 फीट का है। ठीक है, और इनके बीच का जो दूरी है ये कितना दिया है? 20 फीट दिया है, ये 20 फीट। ठीक है, और ये पता है कि 35 फीट का है और ये टोटल जो है कितना है? 50 फीट का है। अच्छा ये बतलाइए, ये 20 फीट का है तो ये भी कितने का होगा? 20 फीट का होगा। अच्छा यहाँ तक लंबाई ये 35 है तो ये भी 35 होगा। ये ऊपर वाला कितना होगा? 15। अब ये आपसे पूछा है इनके शीर्षों के बीच का दूरी, तो इनका शीर्ष ये है, इनका शीर्ष ये है, ये दोनों का बीच का दूरी पूछा है। तो यहाँ से सिंपल सा कहानी है भाई कि ये 90 डिग्री बना तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो यहाँ 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, और 15 का स्क्वायर कितना? 225। इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो ऐसे ही कर्ण निकालते हैं ना। तो ये 625 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा भाई? 25 आ जाएगा। यानी राइट आंसर क्या कहेंगे? ए। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का देखिए, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन ये है, जो कि आपको पता है कि हर बार सीरीज में आखिरी क्वेश्चन ऐसा ही होता है। ठीक है ना, तो चलिए आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि सभी विद्यार्थियों को गणित में औसत अंक कितना मिला? किसमें? गणित का औसत अंक निकाल लेना है। तो ये देखिए ये वाला गणित है, गणित सभी विद्यार्थी का निकालना है। तो ये आपका 88 दिया है, ये 65 दिया है, ये 72 है, ये 91 है, ये 89 है। तो आपका पता है आपको कि एवरेज निकालना है। क्या निकालना है जी? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? गणित का निकालना है तो सभी को जोड़िए, तो जोड़ लीजिए। तो 9 1 10 2 12 5 17 8 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, और 8 और 9 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24 6 30 8 कितना? 38 और 2 कितना? 40। अब स्टूडेंट कितने हैं तो काउंट कर लीजिए। अवनी, मिथुन, कार्तिक, रूमी, देवांग, यानी कितने स्टूडेंट हुए? 5 स्टूडेंट हुए। तो 5 से डिवाइड तो काट दीजिए ना, 5 8 5 1 कम, यानी राइट आंसर क्या कहेंगे? 81। यानी यहां तक आप लोगों को बिल्कुल ही बात समझ में आ गई होगी कि ये 25 क्वेश्चन का प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको भेजा में चला गया होगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप लोग रोज दिन प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आपका पूरा एक्सपीरियंस, अनुभव बना रहेगा। ठीक है ना। आज ये बहुत देर पढ़ा दिए हैं का?